Hello students, on the occasion of Mahashivratri, I am preparing this video for you. Prepare this and get benefited. मेमोरी एलोकेशन, सी प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम यहाँ पर एक सी के प्रोग्राम को देखते हैं कि वो उसको मेमोरी में किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो हम देखें यहाँ पर मेमोरी को दो पार्ट्स में, मेमोरी मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी की बात करते हैं हमेशा। ठीक, फाइल हैंडलिंग में आपको बता चुका हूँ कि जब यहाँ पर हम हार्ड डिस्क पे रखी हुई मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो उसका एक ही तरीका है, वो है फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम फाइल स्ट्रक्चर यूज करके उसको करते हैं। मेरे वीडियो को देखिए, यूट्यूब में पड़ा हुआ है चैनल पर। तो आज हम देख रहे हैं मेमोरी एलोकेशन। सो मेमोरी यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आता है एक फंक्शन है मेन और दूसरा है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो बिना मेन के तो कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, राइट। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमने बनाए या नहीं बनाए ये हमारी चॉइस पर है। मेन और दूसरे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी यहीं पर कवर होने लगते हैं। ठीक, फिर प्रोग्राम मेमोरी के अलावा दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है डेटा मेमोरी। यहाँ पर सामने नोट्स भी लिखे हुए हैं, आप इनसे अपनी कॉपी पर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए, एक्सप्लेनेशन साथ में सुनते जाइए। तो डेटा मेमोरी में तीन तरह के लॉजिकल वेज हैं डेटा को स्टोर करने के। पहला है ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए अलग एक स्पेस है, ग्लोबल मेमोरी। देन हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक है हीप और दूसरा है स्टैक। स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और हीप होता है मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन का। तो जनरली यहाँ पर कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और डेटा सेगमेंट के फॉर्म में भी इसी मेमोरी मैनेजमेंट को देखा जाता है। इसमें हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी टॉप पर होते हैं, राइट, यानी हायर ऑर्डर मेमोरी लोकेशंस पर। और जो दूसरी इंफॉर्मेशंस हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस स्टोर करना, वेरिएबल स्टोर करना, स्ट्रिंग स्टोर करना, या जिसको आप बोलते हैं कोड सेगमेंट, वो लोअर ऑर्डर पर होते हैं। तो इसको आप अलग से प्रिपेयर करिए, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस लेवल पर इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखें, हम यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं डेटा मेमोरी में, आप इससे भी देख सकते हैं। अब मैं टाइप्स पर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सो वी हैव टू टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशंस, वन इज स्टैटिक, अनदर इज डायनेमिक। अब स्टैटिक का मतलब है कोई चीज स्थिर है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, राइट। और डायनेमिक का मतलब है वो चलायमान है, वो चल रही है। तो स्टैटिक एक तरह से ये है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसके पहले हमने सारी तैयारी कर ली है। अब जब हम काम कर रहे होंगे तब उस दौरान पर फिर हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करेंगे। अपनी प्लानिंग में जो भी हमने डिसाइड किया है, हम वन टू ऑल अपने सारे स्टेप्स को उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। ये है स्टैटिक। अब मेमोरी एलोकेशन में स्टैटिक का रोल क्या है कि हमने किसी वेरिएबल को बनाया, हमने लिखा यहाँ पर वेरिएबल में इंट आई, राइट। तो हमें पता है कि आई अब इंटीजर टाइप का है। अब पूरे प्रोग्राम के अंदर आई इंटीजर ही रहेगा। ठीक, जब भी उसके स्कोप में, उसकी विजिबिलिटी में उसको हैंडल किया जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा। तो इसीलिए हमने इसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सब पहले से ही डिफाइन कर दी हैं। तो कंपाइलर ने उसको एवेलुएट कर लिया कि ये इंटीजर टाइप का है और इसको इंटीजर बनाए रखेगा, और रन टाइम पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा ये चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह का मेमोरी एलोकेशन कैसे कहलाता है? स्टैटिक कहलाता है। और जनरली इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्टैक मेमोरी से और हीप मेमोरी से भी होती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस स्टैक मेमोरी से एक्सेस होती है। देन दूसरी टेक्निक आ गई अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब देखिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, हमने शुरू से ही एक साइज दे दिया। जैसे अगर हमें एरे एलोकेट करना है तो हमने यहाँ लिख दिया इंट ए 100, राइट। एरे का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे। हम उसको डायनेमिक बनाते हैं पॉइंटर्स की हेल्प से, मैलोक कैलोक से, और उसको हम लिंक्ड लिस्ट में फिर इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 100 साइज का एक एरे बना दिया, पर हमारे प्रोग्राम में हमें सिर्फ 5 इंटीजर यूज करने थे। ठीक, सो हम 95 इंटीजर्स का जो स्पेस हमने एलोकेट करा लिया पहले से, वो वेस्ट हो गया। बट स्टैटिक का यही तरीका होता है, इसको पहले से हमें कुछ साइज बताना पड़ता है और बाद में हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड वे है और कॉन्सेप्ट है जो रिची ने बताया, और उसी को हम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट भी मानते हैं। भले ही हम फिर कंपाइलर में जाकर के इंट ए के अंदर यहाँ 100 की जगह एन पास कर दें और एन में यूजर से वैल्यू ले लें और इसको वेरिएबल एरे बनाने लगे, वेरिएबल साइज एरे बनाने लगे, बट this is not a dynamic representation. Dynamic representation will be done only with the help of pointers and malloc-calloc that we will learn today. So इसलिए अब जब हमें डायनेमिक करना है काम को, सो डायनेमिक करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, राइट। और यहाँ पर ये क्या होता है कि ये रन टाइम पर डेटा को एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है उसमें हमें स्टैटिकली हमने कंपाइल टाइम पर
सारा काम कर दिया था, रन टाइम पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ना, कैन नॉट चेंज। यहाँ पर रन टाइम पे कर सकते हैं। अभी मैं इनके बीच में कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, नीचे आपको हेडिंग दिख रही होगी स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बीच में। हाँ, दूसरी चीज एक फिक्स है कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जब भी होगा वो कैसे होगा, हीप मेमोरी से होगा और थ्रू पॉइंटर्स होगा, राइट। ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं, लिख लिख करके याद करिए। देन नाउ वी विल हैव अ कंपैरिजन, राइट। कंपैरिजन हमारे वाइवा में भी पूछा जा सकता है सीके, और प्लेसमेंट में इंटरव्यू पैनल भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है ना मेमोरी से रिलेटेड। और दूसरा थ्योरी में भी आ सकता है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक के अंदर हम क्या डिफरेंस फील करते हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो मेमोरी जो हमारी बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, जब हम एलोकेट कर देते हैं, या ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो एलोकेशन हो चुका है, वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और जो रन टाइम पर होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, या इसी को हम यहाँ पर रन टाइम भी लिखते हैं, उसको कंपाइल टाइम लिखा है तो इसको रन टाइम लिख लीजिए, ठीक। नो मेमोरी लोकेशन और डी एलोकेशन एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं होता है, जबकि इसमें मेमोरी लोकेशन होता है। तो बाइंडिंग्स क्रिएट की जाएंगी, स्टैब्लिश होंगी, और जब हम डी एलोकेट करा देंगे तो फ्री भी करा देंगे, तो डिस्ट्रॉय भी होंगी, राइट। यानी कि एक वेरिएबल को हमने कोई बाइंडिंग दी, उसको हमने कुछ मेमोरी एलोकेट किया और वेरिएबल का नाम है ए, राइट, डायनेमिकली हमने दे दी, और फिर डी एलोकेट करा दी तो मेमोरी उससे वापस करा ली, फ्री करा ली किसी और को देने के लिए। तो ये चीज हम डायनेमिकली यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर, लेकिन रन टाइम पर नहीं कर सकते स्टैटिक में। एक वेरिएबल रिमेन परमानेंटली एलोकेटेड, पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल एलोकेटेड बना रहेगा। लेकिन डायनेमिक में हम क्या कर सकते हैं, हम डायनेमिक में खुद भी चेंज कर सकते हैं, और जब तक वो प्रोग्राम की यूनिट एक्टिव है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपने किसी को डायनेमिकली कराया है, तो डायनेमिकली जब तक ये प्रोग्राम का पार्ट चलेगा तभी तक वो एक्टिव रहेगा, ठीक। थोड़ा एडवांस लेवल का डिफरेंस है, पर आप बना रखिए इसको। ये इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी दोनों से, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ हीप मेमोरी से करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम भाई रन टाइम पर चेंज कर नहीं सकते, तो हम सेफ साइड रहने के लिए पहले से ज़्यादा मेमोरी लेके चलेंगे। जैसे हमने यहाँ ऊपर एरे में देखा, हमें पता नहीं है कि हम कितने एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं, तो हमने ले लिया चलो 100 ले लेते हैं, ठीक। तो हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। लेकिन डायनेमिक में हम रन टाइम पर मेमोरी बढ़ा सकते हैं, तो हम शुरू से ज़्यादा लेके क्यों चलें? जैसी डिमांड होगी वैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रखेंगे। तो इसीलिए ये हमारे क्या है, ऑप्टिमल वे है कहलाता है। हम मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है डायनेमिक मेमोरी में। अब दूसरी बात पर आते हैं, एग्जीक्यूशन किसका फास्ट होगा? ऑब्वियसली जो स्टैटिक होगा उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, क्योंकि कंपाइलर के कंपाइल करने से पहले ही सारी चीजें फिक्स कर दी है, तो कंपाइलेशन के दौरान कहीं भी मेमोरी का कम ज्यादा या कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं जिसमें कि टाइम वेस्ट होता है। जबकि स्टैटिक से ये इसका एग्जीक्यूशन स्लो होगा, तो ये ज्यादा टाइम लेगा। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन विल टेक मोर टाइम। ये डायनेमिक के है ना डिफरेंसेस। और यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिए गए, हमने सिर्फ लिख दिया इंट i इज इक्वल टू 10, आई इंटीजर हो गया। कोई फंक्शन थोड़े दिया, एरे डिफाइन करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है इस तरह का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है एलोकेशन के लिए, मैलॉक, कैलॉक और रीएलोक, और एक फंक्शन है डी एलोकेट करने के लिए, फ्री करने के लिए, ठीक। अब इन्हीं फंक्शंस को हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए फंक्शन क्या है, टोटल कितने फंक्शन है, 4। पहला है मैलॉक फंक्शन, दूसरा है कैलॉक, सी एलोक है ना, और ये री एलोक। तो एम एलोक का मतलब हुआ मेमोरी एलोकेशन, सी एलोक का मतलब हुआ, है ना, ये क्या है, एरो, ये कैलकुलेटेड एरो एरे एलोकेशन है, ये ना री एलोकेशन मैंने फिर से एक बार करा। और दूसरा एक फंक्शन है फ्री कराने के लिए जिसका नाम ही फ्री है। तो ऑल 4 फंक्शंस आर डिफाइंड इन stdlib.h, और ये stdio में भी होते हैं, तो इसको हमें अलग से लगाने की भी जरूरत अब नहीं पड़ती है। कंपाइलर आपका कौन सा भी हो, टर्बो C++ हो, डेव C++ हो, या कोड ब्लॉक हो, या VS कोड हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, इन सब पर ये सब वर्क करेंगे। अगर ना चले तो आप उस पर से #include stdlib.h कर लीजिए, या #include stdio.h लिख लीजिए ऊपर, और प्रोग्राम को .c से सेव करिए हमेशा। CPP में करने से हो सकता है एक बार को ना चले। तो अब चलिए, अब पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं, malloc या malloc। ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेशन किया जाता है, ये इसका फ्रेज मीनिंग का फ्रेज है। दिस फंक्शन एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एंड कितना होगा उस ब्लॉक का कैपेसिटी, द साइज ऑफ ब्लॉक डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बाइट्स पास्ड इन एज अ पैरामीटर। यानी कि कहीं पर हमने ऐसा लिखा होगा मैलॉक 7, तो जो मैलॉक है वो 7 बाइट का एक ब्लॉक लेगा कहीं भी मेमोरी में, जहां पर भी कंटिन्यूअस 7 बाइट्स फ्री होंगी, राइट। ओवरऑल 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, इस तरह से ये पूरा का पूरा 7 बाइट का होगा,
राइट, कॉन्टिन्यूअस, उसका स्टार्टिंग एड्रेस कुछ होगा, राइट, ये आपको एलोकेट करके देगा पूरा ब्लॉक। इट रिटर्न्स वाइड पॉइंटर ऑफ फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। हर बाइट का अपना एड्रेस होता है, तो फर्स्ट बाइट का जो भी एड्रेस होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल में ये रिटर्न करके देगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस कंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी डेफिनेशन क्या है, ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको नहीं पता है कि आप जो डेटा यहाँ स्टोर करने वाले हैं वो किस डेटा टाइप का है। देखिए, पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर हमने बनाया इंटीजर पॉइंटर, तो हमको पहले से पता है कि पी के पास किसका एड्रेस होगा, इंटीजर वेरिएबल का। अगर हमने फ्लोट पॉइंटर बनाया तो हमको पता है पी के पास किसका एड्रेस होगा, फ्लोट वेरिएबल का, राइट। लेकिन अब क्योंकि इसको यहाँ नहीं पता है कि ये किसका एड्रेस होगा, इसलिए ये बाय डेफिनेशन पहले से क्या करता है, पहले से ये डिफॉल्ट में वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वॉइड पॉइंटर की डेफिनेशन मेरे यूट्यूब चैनल से देखें, अदरवाइज एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि वॉइड पॉइंटर इज अ जेनेरिक टाइप ऑफ पॉइंटर, इट कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। लेकिन वॉइड पॉइंटर को डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमको वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना पड़ता है, राइट। हमें किस तरह का वेरिएबल वैल्यू स्टोर करना है। जैसे अगर हम मैलॉक में 7 इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, 7 इंटीजर के लिए स्पेस मांग रहे हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा बाइट होना चाहिए वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्टेड होना चाहिए, जबकि ये खुद क्या है, वॉइड पॉइंटर में कन्वर्ट करके देता है। तो हमें उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्टिंग आपको सबको पता है कि अगर हमें यहाँ पर सपोज कोई वेरिएबल है इंट z, राइट, और हमें इसको फ्लोट में यूज करना है, तो टाइप कास्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट, यह है कास्ट ऑपरेटर जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, और z के पहले लगा दिया। तो अब हमारा जो ये z, ये वाली जो एक्सप्रेशन बनेगी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। तो यही तो है टाइप कास्टिंग, z को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सेम काम यहाँ पर करेंगे। अब हमें पता है कि ये मैलॉक है 7 स्पेसेस का एक बाइट का एक ब्लॉक देने वाला है, और ये अपनी जगह पर एक एड्रेस छोड़ जाएगा, और वो वॉइड पॉइंटर होने वाला है एड्रेस, ठीक है ना। तो हम इसको अगर इस एड्रेस को इंटीजर पॉइंटर में टाइपकास्ट कर दें, देखिए मैलॉक कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो अपनी जगह पर क्या कुछ ना कुछ रिटर्न करके जाता है। ये क्या रिटर्न करता है, ये इस पूरे ब्लॉक का पहला एड्रेस रिटर्न करता है, और वो एड्रेस किस टाइप का है, वॉइड पॉइंटर टाइप का है। तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, उसमें 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 4 और 5, ठीक। और ये क्या करता है, अपनी जगह 9 छोड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको जिस वेरिएबल में स्टोर करना है वो फ्लोट है। मैं ऐसे ही एनालॉजी बता रहा हूँ कि हमें फिर टाइपकास्ट करते क्यों हैं और इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो हमें जिस वैल्यू में इसको स्टोर करना है, सम का रिजल्ट, वो फ्लोट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सम को यहाँ पर फ्लोट में टाइपकास्ट कर देंगे। तो सम जब अपनी जगह पर 9 छोड़ देगा, यहाँ 9 छोड़ देगा, फ्लोट इसको क्या बना देगा, फ्लोट इसको बना देगा 9.0, और फिर वो z में स्टोर हो जाएगा, ठीक। एक ये तरीका है जस्ट। तो बस वही चीज यहाँ पर हो रही है, वही चीज पूरी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि हमने अगर इंटीजर स्टोर करने हैं तो हम अपने ब्लॉक को क्या करेंगे, ब्लॉक को हमें बनाना पड़ेगा। पहले तो हमने मैलॉक से ब्लॉक लिया। अब मैलॉक क्या करता है, पहले एड्रेस के लोकेशन, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो पहले एड्रेस के लोकेशन को छोड़ देगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर लिखी। अब मैलॉक का ये सिंटेक्स है, देखिए, मैलॉक साइज अंडरस्कोर टी, साइज और वॉइड पॉइंटर, इनसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साइज अंडरस्कोर टी जो है ये भी अनसाइंड इंटीजर होता है जो stdio.h के अंदर होता है, ठीक। हम जनरली यहाँ पर अगर हमें ना पता हो कि हमारा जो डेटा स्टोर होने वाला है उसका साइज कितना होगा, हमें पहले से नहीं पता है, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके उसको कैलकुलेट करवा लेते हैं वहीं पर, ठीक। और अगर हमें उसी टाइप के n इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, टू एलोकेट n इंटीजर्स डायनेमिकली इन द हीप मेमोरी से n इंटीजर्स को स्टोर करना है मेमोरी में। ओके, तो इसमें देखिए हमने मैलॉक बताया कि मैलॉक फंक्शन ये है साइज अंडरस्कोर टी साइज, ये इसका सिंटेक्स है, आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को बैक करके फिर से एक बार नोट करिएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है मैंने, ये पी इंट क्या है, पी इंट जो है ये एक्चुअली में इंटीजर पॉइंटर होगा एक, PINT, फिर इसके आगे ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो देखिए मैलॉक n इंटू साइज ऑफ इंट, सो एक इंटीजर का साइज हमें नहीं पता है, अगर कि हमारा कंपाइलर जितने साइज का है, 32 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है,
पर हमें n इंटीजर स्टोर करने थे, तो यूजर से हम n की वैल्यू एंटर करा लेंगे, उसके बाद अगली लाइन में मैलॉक के साथ ये पास कर देंगे। तो एक ही पैरामीटर है n इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक। ये कैलकुलेट कर लेगा कितने नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, और जो मैलॉक यहाँ पर सक्सेसफुली चलेगा तो उस ब्लॉक का, उस पूरे ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, सपोज 136 है, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर अपनी जगह पर रिटर्न कर देगा। यहाँ पर 136 आ गया, इसने मैलॉक ने अपनी जगह पर छोड़ दिया 136, उसको इंट पॉइंटर ने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। जो 136 वॉइड पॉइंटर था इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, वो बन गया इंटीजर पॉइंटर, और वो 136 पी इंट को दे दिया गया, क्योंकि पी इंट इंटीजर है, पॉइंटर इंटीजर है ना, तो उसका एड्रेस दे दिया। बस यही इसका टास्क है। सो अगर मैलॉक सक्सेसफुली रन करता है तब तो उस पूरे ब्लॉक के पहले एड्रेस को रिटर्न कर देता है। ब्लॉक कितना साइज होगा वो कैलकुलेट यहाँ पर किया हुआ है, राइट। और अगर ये फेल होता है, फेल होता कब है, जब आपने इतनी मेमोरी डिमांड कर दी जितनी अवेलेबल नहीं है हीप में, तब ये फेल हो जाता है। और अगर फेल होगा तो ये नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा, ठीक। अगर हम मैलॉक को यहाँ पर 0 पैरामीटर पास कर दें, यानी n की वैल्यू 0 दे दें, तो ये रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल देगा, ठीक। अब चलिए एक एग्जाम्पल को देखें यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से किया गया है। हमें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करना है और किसी एरे के अंदर सम और एवरेज फाइंड करना है। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोग्रामिंग में लेके चलता हूँ और बेसिक एग्जाम्पल से करते हैं, राइट। देखिए ये फाइंड करना है एवरेज, और इसको करने के लिए ये तो यही चीज है, ठीक है, इसी से कर लेते हैं। डायनेमिकली जनरली हम, ओके देखिए ये प्रोग्राम है यहाँ पर, इसमें एक इंट पॉइंटर AR लिया है, n I लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं, स्कैनफ करा के हमने n में एक वैल्यू ले ली, ठीक। अब यहाँ पर इंट पॉइंटर मैलॉक में n पास कर दिया, तो n में सपोज यूजर ने 4 डाला, ठीक। एक इंटीजर का जो भी साइज होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतना ब्लॉक मेमोरी का मिल जाएगा, और उसका पहला एड्रेस किसको जाएगा, AR को, ठीक। AR को पहला एड्रेस चला जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये प्रिंटफ चल रहा होगा उस समय, जब एलिमेंट्स डालिए। तो हमें मालूम है पहले से पॉइंटर और एरेज के बीच की लिंकिंग के थ्रू कि हमें अगर AR को अगर पहला एड्रेस मिल गया हो किसी भी इंटीजर का, तो AR प्लस I उस पूरे ब्लॉक में नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है ना। और इस तरह से ये एग्जीक्यूट करेगा। इस चीज को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एरे और पॉइंटर की लिंकिंग के अंदर, ठीक। सो AR प्लस I कैसे चलेगा, अगर आप कहें तो यही चीज मैं आपको वहां पर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है सामने भी, अगर हमें बहुत बेसिक प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर मेन, मेन के अंदर गए, एक पॉइंटर बनाया इंटीजर p, ठीक। एक नॉर्मल वेरिएबल बनाना है, इसी के आगे बना दीजिए कॉमा लगा करके, और ये हो गया, ठीक। अब हमें स्कैनफ करा के यूजर से उसके अंदर वैल्यू ले लेनी है %d m%n, तो ये होगी कैपेसिटी। और हमने यहाँ पर अगर लिखा, अब हम यहाँ पर मैलॉक लिखने वाले हैं, तो ये मैलॉक चलाया, मैलॉक, और यहाँ पर अगर हमें साइज पता है कि इंटीजर कितना है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या करें, n के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इनटू, यहाँ पर लिख दीजिए साइज ऑफ इंट, जितने भी एक इंटीजर का साइज है इनटू मल्टीप्लाई बाई n। और ये जो है इंटीजर का है, तो हमें यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर से इसको टाइपकास्ट कर दिया और इसको दे दिया p को, ठीक। अब हमारा p जैसे ही मिला, तो अब देखिए डायग्राम के अंदर यहाँ पर देखते हैं, सपोज n की वैल्यू 3 है, मान लिया कि यूजर ने जो है इसमें वैल्यू डाली है वो 3 है। यहाँ पर देखें तो 3 का मतलब है कि एक इंटीजर अगर 2 बाइट लेता है
तो 3 2 जा 6, सो 6 बाइट का ये पूरा एक ब्लॉक इशू हो गया, और हर बाइट का एड्रेस होता है, तो फर्स्ट बाइट यहाँ पर 6 बाइट होंगी, ठीक है। अगर हमने इंटीजर के फॉर्म में बनाया है इसको, तो हर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो पहले बाइट का एड्रेस कुछ होगा, सपोज पहले बाइट का एड्रेस है 236, ठीक। सो यहाँ पर एक p नाम का वेरिएबल है p, जिसके अंदर क्या है 236, है ना, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया है, वन अदरवाइज तो ये वॉइड पॉइंटर होता है, 236 एक वॉइड एड्रेस होता है, फिर हम इसको रेफरेंस डी रेफरेंस ना कर पाते। अब हमने लिख दिया p के अंदर, अब एक वेरिएबल यहाँ पर और ले लीजिए i, क्योंकि हमें लूप चलाना पड़ेगा, तो i की हेल्प से हमें लूप चला देना है। अब यूजर से वैल्यू डालें या फिक्स कर दें, इट हार्डली मैटर्स। तो यहाँ पर अब जो p है ना, वो पहले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक। तो अगर हम p+1 कर दें तो किसको पॉइंट करेगा, 2 बाइट के गैप पर 238 को, और फिर p+2 कर दें तो किसको पॉइंट करेगा, 240 को। तो ये जो होगा ये होगा p+1, और इसी तरह से अगर यहाँ पहुंचा दें तो ये क्या होगा p+2। तो ये एड्रेसेस हैं सारे, और जब इनके ऊपर एस्टेरिस्क लगा देंगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऐड से उसकी वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पर यूजर से वैल्यू ना लेनी हो और डायरेक्ट हम रखना चाहते हो, तो हमने एक लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n और i प्लस प्लस, या इसको 0 से शुरू कर लीजिए, 0 कर दीजिए, और इसको यहाँ पर इसको डिलीट भी कर देते हैं, राइट। लेस देन n है केवल, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, और ये 0 से शुरू है। तो अगर हमने ऐसा वैल्यू रखना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखना चाहते हैं सपोज, तो अगर हमने यहाँ पर लिखा एस्टेरिस्क p, है ना, प्लस i, क्योंकि हमें मालूम है कि एरे पॉइंटर की लिंकिंग के दौरान कि एस्टेरिस्क p प्लस i इज सेम एज pi होता है, राइट, यानी कि ये ऐसा होता है pi, वैल्यू एट p प्लस i है ना, तो वैल्यू एट p प्लस i के अंदर अगर हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल दी हमने i+1, हम तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, हमने i+1 डाल दी, तो i की जब वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ होगा p0 में क्या पड़ रहा होगा, तब p0 में पड़ जाएगा 1, जब i की वैल्यू 1 होगी तो p1 में क्या पड़ जाएगा 2, है ना, स्टोर हो जाएगा, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो p2 में क्या पड़ जाएगा 3। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ये लिखा है ना p के फॉर्म में, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम प्रिंट करना चाहें, printf में रिजल्ट क्या बना, अगर हम प्रिंट करना चाहें तो फिर से एक फॉर लूप लगा दें और printf से प्रिंट कर दें, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहाँ लिख दें printf के अंदर %d लगाकर pi, ये हो गया। तो देखिए एरे डायनेमिकली अगर बनाना है तो केवल इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके नीचे जो हम एरे में पहले से करते थे वो सब नॉर्मल होता रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू एट p प्लस आई किया, तो पहली जगह पर क्या चला गया, i की वैल्यू 0 है तो p0 हो गया ये, राइट, p0 में क्या चला गया 0+1 यानी 1, और दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो ये एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब जो ये प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहा है ना, इस प्रोग्राम को मैं आपको वहां पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें डायनेमिकली एक एरे इनपुट कराना है। सो डायनेमिकली एरे इनपुट कराने के बाद उसके सारे एलिमेंट्स का सम करके उनका एवरेज प्रिंट करना है, ये एक टास्क है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले साइज एरे को मांगा n में, ठीक, फिर ptr के अंदर malloc लगा करके उस पूरे ब्लॉक के पहले एलिमेंट का एड्रेस ptr में डाल दिया, फिर ptr नल तो नहीं है, ये भी चेक करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि आपने इतनी ज्यादा मेमोरी मांग दी, इतने सारे एलिमेंट n की वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा लिख दी मिलियन ट्रिलियन में, तो ये मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने फिर उसको एग्जिट 0 दे दिया, एग्जिट 0 से भी प्रोग्राम बाहर आ जाता है, यहाँ हम रिटर्न 0 भी लिख सकते थे, सो कोई कंफ्यूजन की बात मत रखिए, ठीक। फिर एल्स पार्ट में अगर ये ptr नल नहीं है, इसका मतलब है मेमोरी मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं जिसके लिए हमें मिला है। सो अब हम एरे में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए ये scanf चला दिया हमने। देखिए मैंने दोनों लिखे हैं कमेंट में कि ये scanf हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा कि नॉर्मल एरे में लिखते हैं। फिर इसी लूप में एक एक एलिमेंट डालते जा रहे हैं scanf से और उसको सम करते जा रहे हैं, हमें अलग से लूप चला के सम करने की क्या जरूरत है जब यूजर से ही लेने एलिमेंट्स। तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं।
देन सम जब क्रिएट हो गया हमने प्रिंट कर दिया सम, देन एवरेज क्रिएट करना है। अब देखिए एवरेज क्रिएट करने में क्या है, सम इंटीजर है, एन भी इंटीजर है, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा, राइट। हमें एवरेज में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, एवीजी फ्लोट है तो इसको सम को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। या फिर हम n इंटू 1.0 करते, टाइप कास्टिंग है ना, टाइप कन्वर्जन कर दिया यहाँ पर और एवीजी की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर पीटीआर को फ्री कर दिया, पीटीआर को जब फ्री कर दिया तो वो जो हमने एलोकेशन कराया था ना, वो एलोकेशन डी एलोकेट हो गया है। डी एलोकेट होने के बाद हम देखना चाहते हैं कि अब वहां पर क्या है, ठीक। बस इसलिए ये प्रोग्राम चलाया। चलिए इसका आउटपुट देखें। सबसे पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका ये स्क्रीन आ गया। साइज पूछ रहा है ये एंटर करने के लिए, मैंने डाल दिया 5 एलिमेंट डाल देता हूँ कुछ भी रैंडम। तो 2 दिया पहला एलिमेंट, 3 दूसरा एलिमेंट दे दिया, 5 तीसरा एलिमेंट दे दिया, राइट। 4 फिर से 21 दे दिया, सपोज 5 दे दिया। इस तरह से एलिमेंट 5 एलिमेंट दिए, एंटर मार देंगे तो ये इसका एवरेज कैलकुलेट करके देगा। देखिए तो हमने एंटर प्रेस किया तो सम ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे प्रिंट हुआ, क्योंकि जितने भी प्रिंट हैं वही तब तो प्रिंट होंगे। पहले हमने यहाँ पर सम मांगा तो सम प्रिंट हो गया, फिर एवरेज कराया, एवरेज किया तो एवरेज प्रिंट हो गया 7.2000। फिर ये फ्री फंक्शन के बाद का आउटपुट देखिए, ये गार्बेज है, क्योंकि आपने वो डीएलोकेट करा दिया। डीएलोकेट कराने के बाद अब उस एरे को जो हमने लिंक किया था वो खत्म हो गया, लिंक खत्म हो गया तो उसका काम ही खत्म हो गया। जैसे यहाँ पर है, हम इसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर फ्री फंक्शन लगा दें और फ्री के अंदर लिखना क्या है, फ्री पी के पास है, तो ये जितने कनेक्शन थे ये सब कनेक्शन टूट जाएंगे। तो अब जब हम पी की हेल्प से वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमें गार्बेज मिलेगा, राइट। यही एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है। यही सेम काम हम मैलॉक से करा है, वही हम कैलॉक से करेंगे। अगर मैलॉक समझ आ गया है तो कैलॉक बहुत आसान है। कितना आसान है देखिए, कैलॉक इज सिमिलर टू मैलॉक, बस यहाँ पर कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर। अभी एक पैरामीटर था, क्या था वो, n इंटू साइज ऑफ, राइट। 2 पैरामीटर थे यहाँ पर, सॉरी एक पैरामीटर था n इंटू साइज ऑफ इंटीजर। अब यहाँ जो इंटू का सिंबल है ना, इसकी जगह कॉमा लग जाएगा बस। कैलॉक खुद मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, जबकि मैलॉक हमसे मांगता है आप करके दीजिए। तो इट इज यूज फॉर एलोकेटिंग मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ एरेज। तो एरे के फॉर्म में मेमोरी एलोकेट होती है। अभी पूरी की पूरी बाइट हो रही थी, मैलॉक से पूरी बाइट हो रही थी, राइट। लेकिन कैलॉक से क्या होता है, वो एरे के फॉर्म में देता है। तो जितने एलिमेंट्स आप स्टोर करेंगे उतने एरे क्रिएट होगा और उन इंटीजर्स को वो इनिशियलाइज भी करेगा उन प्लेसेस को विद 0, ठीक। तो ये मैलॉक के सॉरी ये कैलॉक का रिप्रेजेंटेशन है और ये मैलॉक का है। ये इनिशियलाइज भी नहीं करेगा, तो इनिशियलाइज नहीं करेगा तो यहाँ क्या होगा, गार्बेज। डिफॉल्ट इनिशियलाइज क्या होगा, गार्बेज। मैलॉक से किया तो गार्बेज होगा और कैलॉक से किया तो 0 होगा। तो इफ कैलॉक सक्सीड्स इट रिटर्न द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, वही सेम चीज जो मैलॉक में थी, टू द पॉइंटर है। अगर फेल होगा तो नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा। तो कैलॉक का देखिए सिंटेक्स वैसा ही है, वॉइड पॉइंटर कैलॉक, वॉइड पॉइंटर ये भी रिटर्न करता है। और साइज अंडरस्कोर टी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पहला, दूसरा है साइज, उसमें सिर्फ एक ही था साइज, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर सेम काम हमें n इंटीजर्स को डायनेमिकली कैलॉक की हेल्प से एलोकेट कराना है मेमोरी, तो हम कैसे करेंगे, पी इंट पॉइंटर कैलॉक n कॉमा साइज ऑफ इंट। सो यहाँ पर जहाँ मैलॉक में n2 था यहाँ कॉमा आ गया है, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी एक सीधे पूरा ब्लॉक इशू हो जाएगा। ब्लॉक का पहला एड्रेस सपोज 2623 है और पी इंट यहाँ पर कहीं पर होगा। पी इंट नाम का ये पॉइंटर होगा। कैसा पॉइंटर होगा, ये इंटीजर पॉइंटर होगा, ये मैंने पहले बता दिया है। तो इसके अंदर 263 आ जाएगा, ये पहले को पॉइंट कर रहा होगा। p+1 कर देंगे तो दूसरे पे चला जाएगा, p+2 कर देंगे तीसरे पे चला जाएगा। सो इस तरह से जितनी n की वैल्यू है उतने का बन जाएगा, ठीक। सो यहाँ पर जब हमें 10 इंटीजर के लिए बनाना है तो 10 कॉमा साइज ऑफ इंट कर देंगे, ठीक। अगर मैलॉक कैलॉक के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना हो तो मेरे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। वैसे 3 ही मेन डिफरेंस है। पहला है कि उसमें एरे के फॉर्म में कैलॉक में एरे के फॉर्म में मेमोरी एलोकेट होती है, मैलॉक में एक ब्लॉक के फॉर्म में मेमोरी एलोकेट होती है। कैलॉक में डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड वैल्यू 0 होती है और मैलॉक में गार्बेज होती है। कैलॉक को 2 काम करने पड़ते हैं, ब्लॉक इशू करना और 0 फिट करना, और मैलॉक को एक ही काम करना है। इसलिए कैलॉक इज स्लोअर, मैलॉक इज फास्टर। हो गए, डिफरेंस खत्म। फिर फ्री फंक्शन है, ये मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो ये जो काम हमने मैलॉक से किया था वही हम सारा का सारा काम कैलॉक से भी कर सकते हैं। तो देखिए नीचे मैंने ऊपर ही कर रखा था ना, कैलॉक से किया हुआ था, जहां पर आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा था, जो मैलॉक का एग्जांपल करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी कैलॉक से किया हुआ है। n कॉमा साइज ऑफ इंट, कहीं डिफरेंस नहीं पूरे प्रोग्राम में, सिर्फ एक ही डिफरेंट है, एक तो m की जगह c हो गया तो कैलॉक हो गया,
और एस्ट्रिक की जगह कॉमा हो गया, बाकी सब सेम। ठीक, तो ये मैलोक कैलोक हो गए। फ्री फंक्शन डीएलोकेट कर देता है, फ्री कर दिया, खत्म। अब रीअलोक थोड़ा सा अलग है। रीअलोक किस लिए यूज होता है? इट यूज टू मॉडिफाई द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे थे तो शुरुआत में हमने सपोज 10 इंटीजर्स का एक एरे एलोकेट कराया डायनेमिकली, फिर हमको लगा नहीं 10 इंटीजर नहीं, अब हमारे रिजल्ट जो हम स्टोर करने वाले हैं उसमें 50 इंटीजर्स होने वाले हैं, तो हम उसको रिसाइज कर लेते हैं। उसी उन्हीं वो जो 10 इंटीजर्स पहले से आए थे वो अपनी जगह पर रहेंगे, उसके आगे 40 प्लेसेस और ऐड कर देगा। तो इसीलिए रीअलोकेट करने के लिए रीअलॉक फंक्शन होता है, बट पहले से हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक होना चाहिए जो मैलोक और कैलोक की हेल्प से इशूड है। तो इट में रेज और रिड्यूस द साइज, राइट, ऑलरेडी एलोकेटेड ब्लॉक का। प्री एग्जिस्टिंग डेटा विल रिटेन्ड, ये नहीं कि आपका पुराना डेटा था वो डिलीट हो गया, इसने पूरा का पूरा 50 बाइट का नया ब्लॉक दे दिया, पहले 10 बाइट का था 40 बाइट की जरूरत और है तो पूरे 50 का नया दे दिया। नहीं, इसको 40 की जरूरत और है तो 40 आप 50 से उसको करेंगे, लेकिन वो पहले का 10 भी रहेगा। ठीक, ऐड कर देगा उसमें 40 बाइट और। ऑल द बिट्स डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इसमें भी कैलोक की तरह 0 ही है। ठीक, मेमोरी स्पेस अगर एलोकेट नहीं होगा तो क्या देगा? नल पॉइंटर, जैसा अभी तक दे रहा था। तो देखिए सिंटेक्स में क्या है, ptr var एक हमारा पहले से कोई वेरिएबल होगा, इंटीजर हो या कुछ भी हो, इसलिए यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी नहीं डाली, वॉइड पॉइंटर reallog ptr var और नया साइज दे रहे हैं। सो ptr var इज रिसाइज्ड टू अ न्यू साइज। reallog function deallocates the old object by ptr var and returns a pointer to a new object that has the size specified by। तो जो ptr var के पास पहले से एड्रेस होगा वो एड्रेस हट जाएगा, लेकिन वो कंटेंट ही ले आएगा और नया एड्रेस मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक आपने चेंज कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर आपने पहले से ब्लॉक बनाया हो उसके आगे की मेमोरी खाली हो, राइट। तो पूरा का पूरा एक नया ब्लॉक मिलेगा, लेकिन इस ब्लॉक की जो शुरुआती चीजें स्टोर्ड हैं वो इसमें रहेंगी और एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। तो ये एड्रेस डिफरेंट रहा होगा पुराने ब्लॉक का और ये एड्रेस डिफरेंट रहा होगा। बस यही बात यहाँ सब कहने वाले हैं। तो अब हम इसका भी एक प्रोग्राम को देखते हैं, रीअलोक और फ्री को एक साथ यूज कर लेंगे। ठीक, देखें एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर एमएसजी है, एमएसजी यानी मैसेज के फॉर्म में। हमें मालूम है कि हमें 30 कैरेक्टर स्टोर करने थे। ठीक, तो हमने मैलोक से एक ब्लॉक इशू कर लिया 30 बाइट का, एक साइज ऑफ कैर। हम यहाँ डायरेक्ट 30 भी दे सकते थे, क्योंकि हमें पता है कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 30 दे सकते थे, राइट। फिर अब हमने उस स्पेस में एक वैल्यू डाल दी, जैसे एक फ्रेज डाल दिया, एबल वॉज आई। ये एक फ्रेज है, सिंपल एक फ्रेज है, एबल वॉज आई। अब हमने क्यों strcpy क्यों लगाया? हमने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिख दिया, जैसे यहाँ पर msg इज इक्वल टू एबल वॉज आई, हम ऐसा नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग को इस तरह से यहाँ पर नहीं देते हैं, हम इसमें इसको strcpy से सेफ साइड चलने के लिए स्टोर करते हैं। ठीक, आप करके देखिएगा इससे क्या होता है। देन हमने प्रिंट करके देख लिया कि जो मैसेज हमने दिया है वो मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो मैसेज इज %p और यहाँ पर उसका ये एड्रेस भी प्रिंट कर रहा है। ठीक, %p से क्या प्रिंट होता है? पॉइंटर एड्रेस। देन रीअलोक लगा के पहले से जो 30 था उसको 50 का बना दिया msg को ही, और फिर से msg को ही उसका एड्रेस भी दे दिया इस 50 बाइट के ब्लॉक का। ठीक, फिर पुट्स लगाकर जस्ट आफ्टर रीअलोक के बाद हम फिर से मैसेज को प्रिंट करके देख रहे हैं। ठीक, मैसेज को प्रिंट कर दिया, सेम मैसेज को जो पहले दिया था, है ना। फिर strcpy करके उस मैसेज को यहाँ पर नया स्टोर कर दिया, मैसेज नया स्टोर किया है, तो इसमें एक बड़ा मैसेज डाल दिया है। तो वो क्वालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी जो मैंने बताई है कि डेटा एलिमेंट पहले से थे और इसके आगे ये होगा। वो क्वालिटी कब डिस्प्ले होगी? जब आप एक इंटीजर एरे बनाइए, उसको मैलोक से इशू कराइए, 4 एलिमेंट दीजिए, फिर रीअलोक से उसको 10 एलिमेंट का साइज बनाइए और वैल्यू जो फिल करें आप, 4 एलिमेंट तो पहले से हैं, अब उस ब्लॉक में 5वीं प्लेस से वैल्यू फिल करना शुरू करिए, और देखिए जो आप एक्स्ट्रा करेंगे वो पहले की 4 भी रहेंगे और उसके आगे भी आपको मिलेगी चीज। ठीक, तो यहाँ भी वैसे वो चीज मिल रही है। रीअलोक करने के बाद जब हम मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं तो पुराना मैसेज तो है, वो गया नहीं, इसलिए वो है। ठीक, फिर हमने उसका साइज बढ़ा दिया, नया बड़ी स्ट्रिंग डाल दी। पहले स्ट्रिंग में एबल वॉज आई था, अब यहाँ पर XXX एबल वॉज आई, एरे आई सॉ एल्बा, ये राइट, ये ऐसा हो रहा है। फिर प्रिंट करके देख रहे हैं मैसेज को, मैसेज प्रिंट होगा। फिर उसका एड्रेस भी चेक कर रहे हैं %p से। ठीक है,
फिर अब हमने यहाँ पर फ्री फंक्शन भी लगा दिया, तो फ्री फंक्शन लगाने का एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर गार्बेज प्रिंट होना चाहिए। कुछ चीजें मैचिंग भी प्रिंट हो सकती हैं, एग्जैक्टली गार्बेज होगा ऐसा गारंटी नहीं, क्योंकि मेमोरी कई बार वहां से पिक कर लेता है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखें, राइट। ठीक, ये इसका आउटपुट है। आउटपुट को जरा प्रोग्राम के साथ में लिख के मैच कराते हैं एक एक चीज। तो देखिए, पहले जो है strcpy के यहाँ पर printf था, यहाँ पर द मैसेज इज एबल वॉज आई, राइट। ये पहले हो गया द मैसेज इज एबल वॉज आई, ये %p की वजह से ये एक एड्रेस सा आ रहा है बड़ा सा। फिर जस्ट आफ्टर रियल लॉक ये आ गया, ठीक, एबल वॉज आई प्रिंट हो गया। फिर strcpy से अब ये XXX करके एबल वॉज आई फ्री आई सॉ एल्बा, और उसके बाद भी एक एड्रेस आ रहा है, ठीक है, उसको छोड़िए। फिर द मैसेज इज नाउ आफ्टर फ्री, आफ्टर फ्री क्या है, ये EHI आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक। तो ये हमने आज सारा आपको मैसेज बता दिया, मैन लॉक, कैन लॉक, रियल लॉक और फ्री। थैंक यू।